आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के गद्य खंड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गद्य खंड से आपका एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, एकदम 100% का गारंटी है। वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और देखिए ये आपका हिंदी है, आप एक बार वीडियो को पक्का देख लीजिए, एक बार आंसर को जरूर पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है दूसरा देवदास, इसका टाइटल दूसरा देवदास से क्यों रखा गया है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर है कि इस कहानी का जो शीर्षक है दूसरा देवदास, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही टाइटल है। शरद चंद्र के उपन्यास, देखो शरद चंद्र का जो उपन्यास है उपन्यास देवदास का पात्र भी एक भोला भाला अल्पवयस्क बालक था। शरद चंद्र ने एक उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास का नाम है देवदास। ठीक है, इस उपन्यास में क्या होता है, एक भोला भाला सा लड़का रहता है। ये लड़का क्या करता है, एक लड़की से प्यार कर बैठती है और उस लड़की का नाम है पारो। उस लड़की का नाम क्या है, पारो। ये शरद चंद्र के उपन्यास का बात हो रहा है कि शरद चंद्र का जो उपन्यास था देवदास, उसमें क्या है, एक भोला भाला लड़का एक लड़की जिसका नाम है पारो, उससे प्यार कर बैठते हैं और पारो के प्यार में इतना डूब जाते हैं कि वो देवदास बन जाता है, वह खुद का अस्तित्व भूल जाता है। और जो हमारी ये दूसरा देवदास वाला जो स्टोरी है, अगर इस कहानी का बात करें तो इस कहानी में भी संभव नाम का एक लड़का है, जो इसमें भी पारो नाम का लड़की से ये इतना अट्रैक्शन हो जाता है, इतना उनसे प्यार करने लगता है, आकर्षित हुआ कि खुद की सूध बूध खो बैठा। वह भी देवदास की हद तक पारो को चाहने लगा था। उसने स्वयं को अपना नाम बताते हुए संभव देवदास कहा, इसने अपना नाम भी चेंज कर दिया और अपना नाम रख लेता है संभव देवदास। इसीलिए इसका जो टाइटल है दूसरा देवदास, बिल्कुल सही है। देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, आप समझ गए। देखो वीडियो बड़ा होगा लेकिन मजा आएगा, टेंशन मत लो, आप हर एक क्वेश्चन को पक्का से पक्का कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखिए इसका उत्तर क्या है, मनसा देवी मंदिर में एक ऐसी मान्यता है कि मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक मंदिर है मनसा देवी का, उसमें अगर आप कुछ भी मनोकामना मांगोगे तो वहां पर पूरा हो जाता है। पारो भी संभव पर मोहित थी। इधर पारो संभव को पसंद करते हैं, संभव भी पारो को पसंद करते हैं। वह मनसा देवी मंदिर में संभव की तलाश में ही गई थी। देखो संभव, जैसे संभव भाई एकदम पूरे अच्छे तरीके से पारो के प्यार में पड़ गया था, इधर पारो भी संभव से प्यार करने लगे थे। इसलिए मनसा देवी का मंदिर जो है ना, पारो क्या किए थे, संभव को ढूंढने के लिए ही गए थे। उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया था, उसकी मनोकामना पूरी हुई। पारो संभव के मिल जाने पर मन ही मन मनोकामना की इस गांठ के विषय में सोच रही थी कि मंदिर में लगाई गांठ ने ही उन दोनों को एक नए बंधन में बांध दिया। ये मां मनसा देवी से मन्नत मांग लेते हैं कि अगर पारो मन्नत मांग लेती है यहाँ पे कि अगर संभव मिल जाएगा तो मैं चुनरी चढ़ाऊंगी, और भाई यहाँ पर मिल जाता है। बस वही है, देखो कितना सिंपल है। एक बार पढ़ रहे हो आपका याद हो जा रहा है, एक बार पढ़ रहे हो याद हो रहा है, बस यही तो कहानी है, यही तो कहानी है, यही तो करना ही है हमें। आगे चलो, आगे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। देखिए इसका उत्तर, हर एक क्वेश्चन में भाई वही है, संभव है, पारो है, संभव है, पारो है, प्यार है, मोहब्बत है, लव है, स्टोरी है, सब कुछ है। देखो संभव एक नौजवान था, इससे पहले किसी लड़की ने उसके दिल में दस्तक नहीं दी थी, किसी से कभी प्यार इनको हुआ ही नहीं था। अचानक पारो से मुलाकात होने पर उसे किसी लड़की के प्रति प्रेम की भावना जागरूक हुई। जब पारो से मुलाकात हुआ ना तो भाई इनके बेटा मन में लड्डू फूटा, इनके मन में प्यार का लड्डू फूट जाता है। पारो को जब उसने गुलाबी साड़ी में पूरी भीगी हुई देखा तो वह देखता रह गया। उसका सौंदर्य अनुपम था, उसने उसके कोमल मन में हलचल मचा दी। वह उसे खोजने के लिए हरिद्वार की गली गली खोजता रहा। घर पहुंचकर उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। भाई पहला प्यार इनको हो जाता है ना, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड इनको हो जाता है। कहाँ कोई चीज में मन लगेगा इनको। विचारों और ख्वाबों में उसे बस पारो की ही आकृति नजर आ रही थी। जहां देखो पारो ही पारो, पारो ही पारो, कुछ और मन ही लग ही नहीं रहा था। वह उससे मिलने के मंसूबे बनाने लगा। भाई मन में सोचने लगा कि मैं उससे मिलूंगा। भाई होता है ना, पहला प्यार जब होता है तो हमेशा सोचते हैं कि चलो आज इसको प्रपोज कर दें, आज इसको प्रपोज कर दें, आज इसको प्रपोज कर दें। तो ये कहानी इनका में चल रहा है। उसका दिल उसे पाना चाहता था। पारो उस क्षण में ही
उसके जीवन का आधार बन गई थी, जिसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। कितना सिंपल सा एक लव स्टोरी है संभव और पारो का, आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे लिखना है, नहीं जरूरी है। आपको लाइन बाय लाइन जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस संभव और यहाँ पर संभव और पारो का जो स्टोरी यहाँ पर आप जो सुन रहे हैं इसको आप अपने शब्दों में लिख देना, अपने शब्दों में लिख देना। हाँ, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, जैसे हरिद्वार के गली गली में ढूंढ रहा है, ये बात आप हरिद्वार ही लिखना, वहाँ पे मनसा देवी का मंदिर वाला आप लिख देना। तो ये सब आप करो ना यार, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। इधर मनसा देवी का जो मंदिर है, मनसा देवी के जो मंदिर है, पारो भी आए हैं और संभव भी आए हैं दोनों। तो देखो मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे संभव के मन में निम्नलिखित कल्पनाएं उठ रही है। पहला कि वह घाट में मिली लड़की से मिलना चाहता है, मतलब वो पारो से मिलना चाहता है। वह लड़की गुलाबी साड़ी पहनी थी, इसलिए उसे गुलाबी के सिवा कोई रंग नहीं सूझ रहा था और वो गुलाबी कार में जाकर बैठ गया। होता है नहीं पहला प्यार, मतलब वो गुलाबी कलर का साड़ी पहनी हुई है, मतलब फर्स्ट टाइम उनको देखे थे पारो को तो ये गुलाबी रंग का गाड़ी में ही जाते हैं। उस लड़की की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई है, तो चारों ओर उस लड़की को पाने के लिए बेचैन है। ठीक है, चारों तरफ लग रहा है कि वही लड़की है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, मतलब पारो बैठ चुकी थी उनके मस्तिष्क पे। कितना सिंपल है, आप कर सकते हो। मतलब किसी के साथ आपका भी पहला प्यार हुआ है ना, लिख देना, वही सब चीज लिखना है। ठीक है, वही लिख दो। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन क्या है, उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। मतलब होता क्या है, जैसे ही मनोकामना मांगते हैं उसी क्षण यहाँ पर दोनों का मिलन हो जाता है। तो ये बोलता है कि इतना जल्दी कौन सोचा था, बोलता है हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उदागर इतने शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। ये कथन संभव ने स्वयं अपने आप कहा, स्वयं अपने आप से कहा, मतलब खुद से कहता है, खुद से कहता है कि कौन सोचा था कि इतना जल्दी मिल जाएगा। संभव ने जब भगवान से चुपचाप प्रार्थना की थी या मनोकामना की थी कि उसे कल वाली लड़की अर्थात पारो मिल जाए, अभी कुछ ही क्षण पहले वह मनोकामना किया था और पारो उसे नजर आ गए। मतलब देखो दोनों मनोकामना मांगे हैं, संभव भी मनोकामना मांगे हैं और पारो भी, और मिल जाते हैं कुछ ही देर में। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। उसकी उम्मीदों से बढ़कर उसे मनोकामना का फल प्राप्त हुआ, इसलिए वह बहुत खुश था। मतलब भगवान से मांगता है और भगवान भी भाई तुरंत दे देता है, भगवान भी तुरंत मनोकामना पूरा कर देता है। आगे देखो, कुछ नहीं है, वही सब चीज है, वही सब चीज को बार बार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आगे क्या है, पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाले गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। हर की पौड़ी क्या है, गंगा जी का एक घाट है। ठीक है, देखो क्या है, कलकल करती गंगा माता मानो जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। वहाँ विभिन्न घाट थे, ठीक है। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए, जो लेखक है वे हर की पौड़ी नामक घाट पर जाते हैं। पिताजी ने दादाजी के नाम पर पिंडदान किया। अब देखो भाई, ये अलग क्वेश्चन आ गया, अब उस चैप्टर का नहीं है, ये अलग चैप्टर का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान से देखो। अभी भी आप लव स्टोरी में मत चले जाना, ठीक है, आप लव स्टोरी को भूलो और दूसरे जगह पे आ जाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गंगा है ना, गंगा में घाट है जिसका नाम है हर की पौड़ी। तो इसके बारे में यहाँ पर देखो क्या है, आपको लिखना है, कलकल करती गंगा माता मानो जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। भाई ये लाइन मान के चलो आप भूल गए, आपको नहीं लिखने की जरूरत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जितना याद रहता है आप उतने लिखो बस, और कुछ मत करो। ठीक है, आगे देखो, वहां विभिन्न घाट थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए। पिताजी ने दादाजी के नाम का पिंडदान किया। हम शाम की आरती की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय घाट पर विभिन्न तरह के दीप जल उठे। आरती आरंभ हो गई। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज उठी। बड़े बड़े दीपदानों से गंगा माँ चमक उठी। ऐसा लग रहा था मानो माँ गंगा ने इन दीपों का सोना रूपी प्रकाश मिल रहा हो। मेरी आंखें ऐसा दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। मेरे जीवन में कभी परम शांति और सुख का अनुभव नहीं किया था। भक्ति की भावना मेरी नसों में प्रभावित होने लगी। आरती के पश्चात हम बहुत देर तक माँ गंगा के पवित्र जल में पैरों को डुबाए बैठे रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ गंगा मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे रही हो। भाई कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको यही लिखना है कि किस प्रकार से गंगा मैया में जो संध्या का जो आरती होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और उसमें घाट है हर की पौड़ी। यहाँ पर जो लेखक है वे अपने पिताजी के साथ जाते हैं। इस घाट में सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, दादाजी का पिंडदान दिया जाता है। फिर इन लोग शाम का जो आरती होगा, गंगा आरती जो होगा, उसका इन लोग वेट करते हैं। और फिर यहाँ पर गंगा आरती के बारे में आपको लिख देना है। कितना ईजी है, आप खुद देखो कितना ईजी है, कितना सिंपल है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की
चर्चा करें। यहाँ पर गंगा पुत्र किसको बोला है, देखो ध्यान से। जो गंगा मैया को अर्पण किए गए पैसे को गंगा जी के धाराओं के बीच में लेकर आते हैं उसे गंगा पुत्र कहते हैं। लोग गंगा नदी पर पैसे डालते हैं, गंगा पुत्र उन पैसों को गंगा जी के बहते जल से बाहर निकालते हैं। यह कार्य बहुत जोखिम भरा होता है। गंगा का जल प्रवाह कब इंसान को निगल जाए कहा नहीं जा सकता। इस काम में जितना जोखिम होता है उतनी कमाई नहीं होती, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्हें विवश होकर यह कार्य करना पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका जीवन परिवेश बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही उनके लिए काफी होगा। यहाँ पर बात क्या है, सबसे पहले गंगा पुत्र किसको बोला जा रहा है। देखो गंगा मैया में जो पैसा जो विसर्जन कर दिया जा रहा था, तो गंगा पुत्र में कुछ लोग हैं जो यहाँ से पैसा सबको कलेक्ट करता था, ले लेता था, इसे वो गंगा पुत्र बोला जाएगा। अब भाई देखो गंगा के पानी में जैसे बह रहा है और फिर यहाँ से पैसा कलेक्ट करना, पैसा उठाना बहुत जोखिम वाला काम है, ठीक है। तो बस वही सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लो। आगे बढ़े, आगे चले, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है कि पुजारी ने क्या है, पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया, और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़के और लड़की के व्यवहार में अटपटापन क्यों आया। देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो पुजारी थे ना, तो लड़का लड़की कौन, लड़का में आपका है यहाँ पर संभव और लड़की में है यहाँ पर आपका पारो। जब ये दोनों मतलब एक साथ जाते हैं मंदिर पूजा करने के लिए, तो यहाँ पर पुजारी को मतलब लगता है कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो उसी प्रकार से पंडित जी यहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं और उसी को लेकर ये क्वेश्चन है। फिर जब आशीर्वाद दे देते हैं संभव और यहाँ पर पारो दोनों को ये अटपटा सा लगता है, तो ये क्यों यहाँ पर अटपटा सा लगा इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर है कि संभव गंगा स्नान के बाद जब लौटने लगा तब एक पुजारी ने उसके माथे पर तिलक लगाते हुए चढ़ावा चढ़ाने को कहा। संभव के कुर्ते की जेब में 1 रुपया बंधा था, वह चढ़ावे में चवन्नी चाहता था। पंडित संभव को 75 पैसे वापस करता। उससे पूर्व ही एक सुंदर लड़की उससे सटकर इस प्रकार कलावा बंधवाने लगी कि पंडित जी ने समझा ये दोनों युगल है और साथ आए हैं। मतलब पंडित जी को लगा कि दोनों पति पत्नी है और ये दोनों साथ आए हुए हैं। पंडित जी ने लड़की के हाथ में कलावा बांधते हुए दोनों का आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूर्ण करें। मतलब पंडित जी को लगता है कि दोनों पति पत्नी है, इसलिए बोलता है कि सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ आओ, माँ गंगा आप लोगों के मनोकामना को पूरा करें। पंडित के मुख से यह आशीष वचन सुनकर लड़की संभव से छिटक कर दूर जा खड़ी हुई। लड़की को अपनी भूल का एहसास हुआ क्योंकि वह खुद ही संभव के साथ इस तरह खड़ी हुई थी कि पंडित जी ने उन दोनों को पति पत्नी ठीक है जाना। इससे संभव और पारो के व्यवहार में कुछ अटपटापन आ गया था। कितना सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं भाई, कुछ दम नहीं है, दम नहीं है, नॉट दम। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर एक अगला चैप्टर जिसका नाम है कुटज। तो कुटज चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन है कि कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। तो देखो यहाँ पर कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। लेखक ने कुटज से कहा है कि तुम धन्य हो, तुम गाढ़े के साथी हो, अर्थात समय पड़ने पर तुम ही काम आए हो। इसका कारण यह है, पहला, हिमालय पर जहां कुटज वृक्ष पैदा होता है वहां अन्य कोई वृक्ष पैदा नहीं होता है। जब कभी इस क्षेत्र में पूजा पाठ होती है तो भक्त मात्र कुटज के फूल पर ही आश्रित हो जाता है। मतलब देखो भाई, जहां पर मतलब हिमालय ऐसा जगह है जहां पर हर एक पेड़ पौधा नहीं ना होगा वहां पे, तो ऐसा जगह जहां पर कोई सा भी पेड़ पौधा नहीं होता लेकिन वहां पर कुटज होता है। अब जब कोई भी फूल नहीं मिलता है तब यहाँ पर पूजा करने के लिए कुटज का ही फूल मिलता है। आगे देखो, कालिदास जब रामगिरी पहुंचे तो उन्होंने अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर मेघ की आराधना की थी। उस समय उन्हें कोई अन्य फूल नहीं मिला था। देखो कुटज कितना काम आता है, इसलिए इसे गाढ़े का साथी बोला गया है, गाढ़े का साथी इसलिए बोला गया है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि नाम क्यों बड़ा है। लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए इसका उत्तर, लेखक के नाम को बड़ा माना है। इसके अनुसार नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की पहचान होती है। बिना नाम के हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि को पहचान नहीं पाएंगे। मनुष्य को उसके चेहरे से पहचान भी लिया जाए, लेकिन जब तक नाम याद न आए मनुष्य की पहचान अधूरी लगती है। जैसे हर एक का नाम होता है, समाज में लोग हमें इसी नाम से जानते हैं। अतः मनुष्य कितना सुंदर ही क्यों ना हो, यदि उसका नाम नहीं है तो उसको पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। नाम मनुष्य की पहचान बन गया है। हर प्राणी तथा वस्तु के लिए एक नाम दिया गया है।
यह नाम इसलिए दिया गया है कि उसे पहचानना सरल हो। उसका रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर नाम दिया जाता है। इससे पता चलता है कि नाम बहुत बड़ा है। देखो नाम क्या भाई, नाम बहुत बड़ा है। जाहिर सी बात है, आप देखना कि जैसे कि जो भी धर्म से होते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। हिंदू धर्म में अलग नाम दिया जाता है, इस्लाम धर्म में अलग नाम दिया जाता है, उसी प्रकार से सिख धर्म में अलग टाइप का नाम दिया जाता है, ईसाई में अलग नाम दिया जाता है। तो होता है ना भाई, नाम का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो कितना सिंपल यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ रहे हो तो आपका याद हो रहा है, एक बार में आपका याद हो रहा है। तो नाम का कितना महत्व है वही चीज यहाँ पर बोला गया है। आगे चलो, आगे देखो आगे हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि कूट, कुटज और कूटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसे संबंध स्थापित कीजिए। देखो कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं, घर या फिर घड़ा। इस आधार पर कुटज शब्द का अर्थ उन्होंने बताया है घड़े से उत्पन्न होने वाला, ठीक है, जो घड़े से जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, कुटज। अगस्त्य मुनि को भी कुटज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति घड़े से हुई थी। अब दोबारा कूट शब्द की ओर बढ़ते हैं। यदि इस विषय पर गौर किया जाए तो कूट शब्द का अर्थ घर है, तो घर में कार्य करने वाली बुरी दासी को कूटनी नाम दिया जाता है। अतः कहीं ना कहीं यह शब्द आपस में जुड़े हुए हैं और इनके आपस में संबंध स्थापित होते हैं। देखो दो बात है। नंबर बात ये और नंबर 2 बात ये। नंबर बात ये, जैसे कूट का माने होता है घर या फिर घड़ा, घर या फिर घड़ा। अगर हम लोग घड़ा को लेकर चले, घड़ा, तो घड़ा से जो उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुटज बोलेंगे, उसको कुटज बोलेंगे। और अगर हम लोग अगर घर को लेकर चले तो घर में जो काम करने वाली जो दुष्ट दासी होता है उसको हम लोग कुटनी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कूट, कुटज और कुटनी का यहाँ पर रिलेशन है। कितना सिंपल है, देख लो, इसको आप लोग नोट कर लो। आगे चलो, आगे बढ़ो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुटज किस प्रकार अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। तो कुटज ऐसे वातावरण में जीवित खड़ा है जहां पर दूब भी पनप नहीं पाते, मतलब जहां पर दूब घास भी नहीं हो पाएगा, वहां पर कुटज का खड़े रहना और उसके साथ फलना फूलना उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा करता है। वह पहाड़ों की चट्टानों के मध्य खुद को खड़ा रखता है तथा जल स्रोतों से स्वयं के लिए जल ढूंढ निकालता है। ऐसे स्थानों में भी वह खड़ा है। यह इतनी विकट परिस्थिति है जिसमें साधारण पौधे तथा पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं है। उसकी यह जीवन शक्ति ही उसे अपराजेय बना देती है, अर्थात वह खराब मौसम की मार, पानी की कमी में भी अपने लिए राह बनाता है और हमें जीने की प्रेरणा देता है। मतलब कुटज भाई ऐसे जगह पे मतलब ये उगता है जहां पर कोई घास तक नहीं उगेगा और ये वहां पर एकदम अच्छे तरीके से जीवित है। आगे देखो, कुटज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है या फिर कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर होगा, देखो पहला कि ये हमें कभी हिम्मत नहीं हारने का मतलब सीख देते हैं कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। विकट परिस्थितियों का सामना धीरज के साथ करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये सब सीख ये हमें देते हैं। आगे चलो, आगे क्या है, आगे देखो, यहाँ पर आगे है कि खुद पर विश्वास रखो, किसी के आगे सहायता के लिए मत झुको, सिर उठाकर जियो, मुसीबत से मत घबराओ, जो मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो, पूरी दुनिया मतलब के लिए जी रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें ये सीख देते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प है। जाहिर सी बात है भाई, दुख और सुख क्या है, मन के विकल्प है। दुख और सुख क्या है, सच में मन के विकल्प है। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके बस में है वह सुखी कहलाता है, क्योंकि कोई उसे उसकी इच्छा के बिना कष्ट नहीं दे सकता। वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। ठीक है, लेकिन जिनका मन कंट्रोल में नहीं है भाई, वो इंसान क्या है, दुखी है। दुखी वह है जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन खुद के बस में ना होकर अन्य के बस में है। वह उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है, उसे खुश करने के लिए ही सारे कार्य करता है। वह दूसरे के समान बनना चाहता है, अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प ही है। जिसने मन को जीत लिया है वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे पर वह शासन करते हैं, नहीं दूसरे उस पर शासन करते हैं। जो मन को जीत लिया है वह दूसरे के ऊपर शासन करेगा और जो मन को नहीं जीत पाया है दूसरे उसके ऊपर शासन करेंगे। यहाँ पर यह बात बोला जा रहा है। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला कि धर्म के 10 लक्षण बताओ, दूसरा 9 रसों के उदाहरण दीजिए, तीसरा चंद्रग्रहण कैसे होता है, चौथा इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम बताइए, 5वां पेशवाओं के शासनकाल की स्थिति बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन से बालक से पूछे जा रहे थे। आगे देखो कि क्वेश्चन 16 क्या है कि बालक ने यह क्यों कहा कि मैं जीवन भर क्या करूंगा, लोक सेवा करूंगा।
ये मतलब इसलिए बोलते हैं कि भाई इनको इसका आंसर रटवाया जाता है, इनका उत्तर रटवाया जाता है ताकि जो बच्चा है इसका चारों तरफ क्या हो, वाहवाही हो, इसीलिए। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। क्योंकि देखो इस जो बच्चा था ना, इसको भाई एकदम रटवाया जा रहा था, मतलब पुराने मतलब जो भी इसको मतलब ना पेरेंट्स के परिवेश में ढाला जा रहा था, बच्चों वाला परिवेश उसमें नहीं था, बड़े लोगों के परिवेश के अकॉर्डिंग था ये, इसीलिए इसको जब ये लड्डू का मांग किया तो उन्होंने सुख की सांस ली। देखो पहला क्या है कि लेखक को लगा कि यह पहला ऐसा प्रश्न है जिनका उत्तर बच्चे ने स्वयं दिया है, उसे इस प्रश्न का उत्तर रटवाया नहीं गया है। दूसरा, लेखक ने महसूस किया कि अब पहली बार बच्चे ने अपने मन की बात की है, अपनी भावना व्यक्त की है, इसीलिए यहाँ पर लेखक क्या करते हैं, सुख की सांस लेते हैं, क्योंकि बाद बाकी जो भी था सब उनको रटवाया गया था। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है, उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। पहला देखो कि 8 वर्ष के बालक से उच्च स्तरीय प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जैसा कि पाठ में पूछा गया है। बच्चों को उच्च स्तरीय प्रश्न को रटवाना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्रश्न उसके लेवल का नहीं है। जब बालक को इनाम मांगने को कहा तो बच्चे ने लड्डू मांगा, परंतु उसके पिता चाहते थे कि वह इनाम में भी कोई पुस्तक ही मांगे। ठीक है, ये सब चीज देख लो, यहां से पता चल रहा है कि यहाँ पर बालक का गला घोटा जा रहा है। आगे देखो अगला है कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्ते का मधुर मरमर था, मरे काट के अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला है कि बालक से जब वृद्ध महाशय ने कहा कि कोई अपनी पसंद की वस्तु इनाम में मांगो, तो बच्चे ने लड्डू मांगा। यह लड्डू का मांगना लेखक को बहुत अच्छा लगा। दूसरा, लड्डू मांगना इस प्रकार प्रतीत हुआ कि केवल यही उत्तर बच्चे ने अपने मन से दिया था, शेष सभी प्रश्नों का उत्तर उनको रटवाया गया था। और इस सब चीज को घुमा फिरा के आंसर लिख रहे हैं। जिस चैप्टर का हम लोग जिक्र जब कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर जो आंसर लिख रहे हैं, मतलब वही चीज को बार बार घुमा फिरा के यहाँ पर यही है कि बच्चों को क्वेश्चन से रटवाया गया था। कौन कौन सा क्वेश्चन रटवाया था मैंने आपको बता दिया। फिर बच्चे ने यहाँ पर लड्डू का डिमांड किया, ये मतलब जो लेखक था उनको बहुत ही अच्छा लगा। यही सब चीज हम लोग बार बार यहाँ पर रिपीट कर ही रहे हैं। आगे देखो, आगे है हमारा कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। मतलब घड़ी के पुर्जे का यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों देते हैं। देखो पहला कि जिस प्रकार एक घड़ीसाज ही घड़ी के पुर्जों की पूरी जानकारी रखता है, आम व्यक्ति घड़ी के पुर्जों के बारे में नहीं जानता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति धर्म के रहस्य को नहीं जानता। जो एक घड़ी बनाने वाला होता है वही घड़ी का हर एक नॉलेज रखता है, पुर्जा खोल के भी वो जोड़ लेगा, लेकिन हम लोग नहीं सकेंगे। केवल वेद शास्त्री ही धर्म के सिद्धांतों नियमों को जानते हैं। आम व्यक्ति धर्म का आचरण तो कर सकता है परंतु उसमें निहित ज्ञान को नहीं पहचान सकता। जो वेद शास्त्री है, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, वही लोग जो वेद है ये सब के बारे में जान पाएंगे। आम लोग हम लोग कुछ भी उतने अच्छे से जान नहीं पाएंगे। आगे देखो, आगे है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्मचारियों का ही काम है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो इसका उत्तर, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है। मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, इस कथन से सहमत नहीं हूं। धर्म के विषय में कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है और उसका पालन कर सकता है, लेकिन उसका पालन बड़ी श्रद्धापूर्वक एवं शिद्दत से करना पड़ता है। जैसे शाकाहारी भोजन करना, झूठ नहीं बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना, लोगों की सहायता करना, ये सब कितना सिंपल है, आप देख सकते हो। एक बार में भाई आपका याद होगा, एक बार में आपका याद होगा। इसके बाद देखो आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? इसका उत्तर देखो, घड़ी एक कीमती एवं मूल्यवान वस्तु है क्योंकि यह हमें समय का बोध कराती है। इसका उपयोग केवल समय देखने के लिए करते हैं। अगर घड़ी बंद हो जाती है तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य समाप्त हो जाता है। इस तरह धार्मिक विश्वास है कि विचार उत्पन्न होने वाले अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। धर्म परोपकार और मानवता मूल्य पर आधारित है, लेकिन बाहरी आडंबर पाखंड ने इसको जकड़ रखा है। ठीक है, इसको आप देख लो। एकदम भाई एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूं, आपको मजा भी आ रहा होगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। आगे देखो, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रों, धर्मचारियों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आप आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। देखो यहाँ पर आम आदमी होगा, आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? देखो इसका आंसर क्या होगा। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों जैसे कि वेद शास्त्रज्ञों, धर्मचारियों, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में हो तो आम आदमी धर्म के सही अर्थ को जानने से वंचित रह जाएगा, क्योंकि भाई ये लोग जानने नहीं देंगे।
आम आदमी धर्म अधर्म में भेद करने में असमर्थ होगा। इससे सामाजिक व्यवस्था में बड़ा संकट आएगा। विशेष वर्ग के लोग धर्म अधर्म की मनचाही व्याख्या करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाएंगे। धर्म का धरती से लोप हो जाएगा। लोग धर्म के सही अर्थों के अभाव में पशु तुल्य व्यवहार करने लगेंगे। ऐसा अवस्था में मानवता को बचा पाना या मानवता की रक्षा करना असंभव होगा। धर्म के अभाव में स्वस्थ समाज संरचना की आशा नहीं की जा सकती है। भाई अगर सब कुछ इन लोगों के हाथ में अगर दे दिया जाए धर्म, तो क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर बताना है। भाई इन लोग अपना मनमर्जी का काम करेगा। उतना मूवी भी अगर आपको आप देखते हो कितना दिखाता है कि धर्म नाम पर किस धर्म के नाम पर कैसा कैसा क्या क्या चीज़ होता है, बस वही सब चीज़ लिखना है। और इतना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई आप लिख लोगे, इतना तो पक्का है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। देखो इसका उत्तर, उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वो अपने साथ 7 ढेले ले जाता था। देखो 7 ढेला ले जाता था और युवती के सामने रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है। इनमें मसान, खेत, वेदी, चौराहे तथा गौशाला की मिट्टियां सम्मिलित हुआ करती थी। हर मिट्टी के ढेले का अपना अर्थ हुआ करता था। यदि युवती होती है, जो लड़की होती है, गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती है तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता है। मतलब वो पशुओं से तो क्या होगा, धनवान होगा। वेदों की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा। इस तरह की मान्यता थी। मतलब यहाँ पर मिट्टी का ढेला रखा जाता था। अब मिट्टी का ढेला चुनो और फिर जो भी है इन लोगों का रूल रेगुलेशन, जैसे यहाँ पर 2 मैंने आपको बता दिया, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पर आगे वो लिखा हुआ है, मसान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी। यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिससे सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया, और जिसने गलत ढेला उठा लिया उसके हाथ निराशा लगती थी। लेखक इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया है, इसलिए इसको लॉटरी प्रथा बोला जा रहा है। आगे चलो, आगे का जो क्वेश्चन है क्या कि दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। देखो इसका आंसर क्या है कि दुर्लभ बंधु एक नाटक है। इसका पात्र पूर्वश्री है। उसके सामने 3 पेटियां रख दी जाती है। प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी होती है। इसमें भी देखो मतलब लॉटरी वाला सिस्टम। इसमें से एक सोना का होता है, एक चांदी का होता है और एक लोहा का होता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। अक्कड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तथा वह खाली हाथ वापस आता है। एक अन्य व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है। इसके विपरीत जो सच्चा और परिश्रमी होता है वह लोहे की पेटी चुनता है। इसके फलस्वरूप उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। भाई देख लो यहाँ पर भी पेटी वाला सिस्टम, सोने का पेटी, चांदी का पेटी, लोहा का पेटी। सोने वाला पेटी में बाहर जाओ, चांदी का पेटी में बाहर जाओ, लोहे का पेटी में भाई यहाँ पर काम बन जाएगा। इसका हो गया ये आंसर। आगे चलो, इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। देखो इसका आंसर होगा कि ढेला चुनना प्राचीन समय की प्रथा है। इसमें वर या लड़का अपने साथ मिट्टी के ढेले लाता है। हर ढेले की मिट्टी अलग अलग स्थानों से लाई जाती थी। माना जाता था कि दिए गए अलग अलग ढेलों में से लड़की जो भी ढेला उठाएगी उस ढेले की मिट्टी के गुणधर्म के अनुसार वैसे ही संतान प्राप्त होगी। जैसे वेदी का ढेला चुनने से विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। गौशाला की मिट्टी से बनाए गए ढेले को चुनने से संतान पशुधन से युक्त होगा। और यदि खेत की मिट्टी से बने ढेले को चुन लिया जाए तो कहने ही क्या होने वाली संतान भविष्य में जमींदार बनेगी। इस प्रकार के फायदे देखकर यह प्रथा लंबे समय तक समाज में कायम रही। देखो वही सब चीज को बार बार रिपीट करना है। आप एक चीज कॉमन चीज आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आंसर है ना, जिस चैप्टर का है, जब ढेला वाला आ रहा है तो ढेला लिखा जा रहा है, जब प्यार आ रहा है तो प्यार मोहब्बत हो रहा है। तो जो भी चीज़ आ रहा है भाई वही चीज़ को बार बार आप घुसेड़ देना, आपका काम बन जाएगा। आगे चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे देखो और क्या है, क्या इससे यह फल प्राप्त होते होंगे। पहला देखो कि मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता रहेगा, ठीक है। दूसरा कि अच्छी लड़कियां इस प्रथा के कारण हाथ से निकल जाती होगी। तीसरा अपनी मूर्खता समझ में आती होगी। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ है, इसको आप लोग देख लो। आगे चला जाए, आगे देखो क्या है। अब हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सनवदिया वाला। देखो क्या है क्वेश्चन कि सनवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में सनवदिया की क्या अवधारणा है। तो सनवदिया की विशेषताएं देखो, पहला कि सनबाद को
समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। उसे मार्ग का ज्ञान होता है। संवदिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। दिए गए संवाद को जैसा है वैसा ही बोलना पड़ता है। देखो, गोपनीयता जरूरी है, जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा। संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा बताना पड़ता है। और गांव वाले के मन में क्या अवधारणा है, देखो इस चीज को लेकर। तो गांव वाले बोलते हैं कि जो संवदिया वो कामचोर है, निठल्ला है, पेटू आदमी है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, वो संवदिया बन जाता है। गांव वाले संवदिया को औरतों का गुलाम मानते हैं और क्या करते हैं, इनको औरतों का गुलाम भी मानते हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। इसका आंसर है कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। देखो कितना सिंपल सा आंसर है। आगे चलो भाई, आगे देखो, आगे हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। इसका आंसर होगा कि बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु के बाद उसकी दशा खराब हो गई। उसके 3 देवर शहर में रहने चले गए। हवेली का सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। एक नौकर बचा था, वह भी भाग गया था। घर में जायदाद, गहना, कपड़ा सभी का बंटवारा हो गया था। घर के पशुओं के लिए चारा लाने के लिए कोई नहीं था। बड़ी बहुरिया के पास खाने को केवल बथुआ साग ही बचा था। उसने अपनी माँ के पास संवदिया के द्वारा यह संदेश भिजवाया कि माँ उसे शीघ्र बुलवा ले। वह भाभी के बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। यदि ऐसा ना हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। देखो कितना गजब हार्ट टचिंग स्टोरी है भाई, और कितना सिंपल लैंग्वेज है। आप इसको देखो और आप फटाफट इसको रट लो। रटना नहीं है भाई, लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद बड़ी हवेली पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। या फिर संवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है, क्यों। ठीक है, देखो पहला, जो बड़ी हवेली थी पहले उसमें बहुत ही चहल पहल था, नौकर चाकर सब था, लेकिन अब वैसा नहीं है। पहले यहाँ दिन रात नौकर चाकर की भीड़ लगी रहती थी, और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथों से सूप बना रही है, और केवल इनके पास खाने के लिए बथुआ साग है, बस और कुछ नहीं है। आगे देखो, आगे हमारे पास है कि बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगी होती थी, परंतु आज उसी हाथ में बड़ी बहुरिया खाना बना रही है। बड़ी बहुरिया जेवर से लदी होती थी, परंतु आज उसके पास ना तो जेवर है और उसका मांग भी सुना है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की हवेली रह गई है, कोई काम का नहीं। ठीक है, जो चहल पहल, जो रौनक था वो खत्म हो चुका है। आगे देखो, आगे क्या है, आगे हमारे पास है कि संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई। तो देखो इसका आंसर होगा कि संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छलछला गई क्योंकि पहला, पति के मरने के बाद बड़ी बहुरिया एकदम अकेली हो गई थी। दूसरा, जिस घर में पहले वह महारानी की तरह रहती थी उसी घर में अभी उसे नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा था। पति के मरने के बाद बड़ी हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई, क्योंकि बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। देखो, जब संवदिया चैप्टर संवाद वाला पढ़ रहे थे, यहाँ पर बड़ी बहुरिया को लेकर कितना बार बार वही चीज को बार बार घुसेड़ रहे हैं हम लोग, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यही तो करना ही है आपको, यही तो करना ही है आपको, बस इतना काम कर दो, आपका बेड़ा पार। आगे देखो, आगे क्या है, बड़ी बहुरिया के देवर और देवरानी भी उन्हें छोड़कर चले गए। पति के मरने के बाद उस हवेली में बड़ी बहुरिया का अपना कहने वाला कोई नहीं बचा, सब उसे छोड़कर चली गई। बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। नौकर भी बड़ी बहुरिया को छोड़कर चले गए। अब पशुओं के लिए चारा भी उन्हें ही लाना पड़ता था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। देखो इसका उत्तर क्या है कि गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था, क्योंकि बड़ी बहुरिया का एक एक बात किसी भी अच्छे इंसान का दिल दहला सकता था। एक बहुत ही सैड टाइप का स्टोरी है भाई, हमें भी खराब लग रहा है उनका स्टोरी सुन के। पति के मरने के बाद उस हवेली में उसका कोई अपना नहीं था। उसके देवर देवरानी नौकर चाकर सब उसे छोड़कर चले गए। बड़ी बहुरिया के पास खाने को भी कुछ भी नहीं था। आज तक संवदिया जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। उसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसे डर था कि कहीं बड़ी बहुरिया के मायके वाले बड़ी बहुरिया का दुख भरी कहानी सुनकर गांव वालों का नाम लेकर थूकने न लगे। अंत में उसे उपाय सूझा। उसने मायके में पहुंचकर किसी को भी बड़ी बहुरिया के दुख की खबर न दी और शीघ्र ही वापस अपने गांव लौट आया। जो संदेश दिया था, इस संदेश को यहाँ पर बड़ी बहुरिया के मायके में नहीं बोलते हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जल्दी से ही वहाँ से वापस आ जाते हैं।
आगे देखो आगे क्या है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। इसका उत्तर है, अभी मैंने बताया भाई वही सब चीजें। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी, अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। सनबदिया को लगा कि बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे, फिर बहू गांव में कभी नहीं आएगी। बड़ी बहुरिया की यह संवाद अत्यंत कष्टदायक थी, अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। वही बात है भाई जो ऊपर में बताया गया, वही सब चीज को बार बार हम लोग घुसेड़ रहे हैं, बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं। आगे देखो क्या है कि सनबदिया डटकर खाता है और अफर सोता है, सही क्या आशय है। यानी सनबदिया डटकर खाता है और अफर कर सोता है, अर्थात सनबदिया का कार्य केवल संदेश पहुंचाना होता है। जब भी वह संदेश लेकर जाता है उसका अच्छा आदर सत्कार होता है और वहां पर वह मन लगाकर पेट भर कर खाता है और सोता है, इसलिए यह बात यहाँ पर बोला गया है। आगे चलो, आगे हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया, बड़ी बहुरिया मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर पाया, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो, मैं अब निठाला नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा, छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। तो ये बात देखो कितना गजब, मतलब एक फील आ रहा है ना, एक फील आ रहा है कि जैसे हम लोग कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर से हमारा अगला चैप्टर आ जाता है। देखो क्या है, अगला चैप्टर नहीं है, उसी चैप्टर का सनबदिया का ही है। क्या है देखो कि डिजिटल इंडिया के दौर में सनबदिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। भाई अभी के टाइम में कोई सनबदिया की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप खोलो, हाय हेलो का मैसेज भेज दो, अभी ऐसा ट्रेंड में चल रहा है। आज डिजिटल इंडिया के सामने में सनबदिया की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि आज के दौर में हर संदेश 1 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट नहीं लगता है, सेकंड में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सनबदिया का कार्य नहीं कर सकता है और न ही किस समाचार को पाने या पहुंचाने में इतना समय लगाकर उसकी प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी युद्ध क्षेत्रों में सनबदिया की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। युद्ध क्षेत्र में अभी भी सनबदिया जरूरी है भाई, क्योंकि ये जो डिजिटल इंडिया है ये तो हैक वगैरह हो जाता है, इसीलिए। आगे चलो, आगे देखो, अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था। तो लेखक 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था। लेखक सेवाग्राम गांधी जी से मिलने के लिए गया था, वह गांधी जी से मिलने के लिए अत्यंत इच्छुक था। लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा। तो लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम में है और प्रतिदिन घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से 7 बजे जाते हैं। जब इनको पता चलता है तब ये क्या करते हैं, लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहां से जाते थे। सुबह 7 बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते हुए वहां पहुंचे। लेखक और उसका भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ मिले। बलराज जी ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं। गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए। ठीक है, कितना सिंपल है भाई, कुछ है ही नहीं, देखो दम नहीं है, आंसर में दम है ही नहीं, हिंदी में दम नहीं होता है। लेखक को याद आया कि गांधी जी एक बार रावलपिंडी भी आए थे। लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा, गांधी जी की भी यादें ताज़ा हो गई। लेखक का गांधी जी से मिलने का यही अनुभव रहा, जो ये मैंने बताया, यही यहाँ इनका अनुभव था। आगे क्या है, आगे देखो यहाँ पर क्या है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों के आने का जिक्र किया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, यासिर अराफत, पृथ्वी सिंह आज़ाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी, ये सभी लोग सेवाग्राम में आए थे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। तो रोगी के प्रति गांधी जी का स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे। थोड़ी ही देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही व्यवहार था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार का व्यवहार किया, कुछ नहीं किया था बालक का, होता ना जैसे सिर वगैरह पे हाथ कर दिए, पेट पे हाथ फेर दिए, उल्टी करवाया। ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन
कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था? तो इसका आंसर होगा कश्मीर के लोगों ने अलग अलग फूलों के मालाओं के साथ नेहरू जी का स्वागत किया था। कश्मीर के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए जुलूस भी निकाला था। अगला क्वेश्चन कि अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है? तो अखबार वाली घटना से यह पता चलता है कि नेहरू जी हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देते थे, उनमें अहंकार नहीं था, तब वह हर एक व्यक्ति को महत्व देता था। भीष्म जी की टांगे तो डर के कारण कांप रही थी, पर नेहरू जी ने बड़े शालीनता से कहा, यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नज़र देख लूँ। इससे उनके अच्छे व्यवहार का पता चलता है। तो किस प्रकार का व्यवहार था यहाँ से आप देख लो। आगे चलो भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास कि फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा रहा, क्यों? तो भारत ने फिलिस्तीन को हमेशा सहानुभूति और समर्थन दिखाया है, क्योंकि कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और सभी के साथ विनम्रतापूर्वक बात करते थे। फिलिस्तीनी हमारे नेताओं का उतना ही आदर करते थे जितना हम करते हैं, इसलिए भारत का रवैया फिलिस्तीन के प्रति अच्छा था। भाई दो देश है, फिलिस्तीन है, भारत है, इन दोनों के बीच का रिलेशन का बात हो रहा है, तो कितना है देख लो, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। आंसर को पढ़ो, आप खुद से आंसर लिखो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि अराफत के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहला, जब लेखक और उनकी पत्नी फिलिस्तीन की राजधानी पहुंचे तो अराफत अपने दो साथियों के साथ होटल के बाहर आकर उनका स्वागत किया। दूसरा, अराफत बड़े ही प्रेम के साथ सभी को शहद का शरबत पिलाया। सभी को बहुत ही प्रेम के साथ क्या करते हैं? शहद का शरबत भी पिलाते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारा लिख दिया है, बट यहाँ पर आपको दो ही बोला है। देखो, चाय की मेज पर वे स्वयं फल छिलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उसके सामने उनके लिए स्वयं बना कर दी। जब लेखक टॉयलेट गए और बाहर निकले तो अराफत स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे, जिससे लेखक हाथ पहुंच सके। ये घटनाएं उनके अतिथि प्रेम की प्रमाण है। ये किस प्रकार से अतिथि वाला प्रेम यहाँ पर मान सम्मान दिए हैं वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि अराफत ने ऐसा क्यों बोला कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए इसका आंसर है कि अराफत ने बोला कि गांधी जी बस आपके नेता नहीं है, वह हमारे भी नेता है। अराफत ने यह कहकर गांधी जी के व्यक्तित्व को दर्शाया है। गांधी जी से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी उनकी शिक्षा को अपनाया है और उनसे ही कई नेताओं ने अहिंसावाद के बारे में जाना है, तो इसीलिए ये बात यहाँ पर बोले हैं। ठीक है, मतलब यार महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसावाद का जो कंसेप्ट है, बहुत सारे नेता ने महात्मा गांधी से इस चीज़ को जाना है, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो गांधी जी है ना, ये आपके ही नेता नहीं है, हमारे भी नेता है। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे देखो भाई, यहाँ से फिर हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है कि अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सुनापन क्यों है? देखो, अमझर जो है ये सिंगरौली के एक गांव का नाम है। अमझर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आम और दूसरा है झरना, जिसका अर्थ हुआ वह स्थान जहां आम झरता हो। जब से सरकार ने अमरोली प्रोजेक्ट की घोषणा की है, तब से इस गांव के आम के पेड़ों ने फलना फूलना छोड़ दिया है। अमझर गांव नवागांव के अंतर्गत आता है और इस प्रोजेक्ट से इसे भी उजाड़ा जाएगा। यह सूचना मानो प्रकृति को भी पता चल गई है, अतः इस वजह से अमझर गांव में सुनापन छा गया है। देखो, अमझर एक ऐसा गांव था जहां पर मतलब बहुत आम का पेड़ था, बहुत आम वहां पे होता था। लेकिन जब एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जहां से मतलब पता चलता है कि अमझर गांव अब खत्म हो जाएगा, तो मानो कि आम के पेड़ों को भी पता चल गया है और उस दिन से वो फलना फूलना, मतलब उसमें ना तो फल लग रहा है ना फूल लग रहा है, कुछ नहीं, फलना फूलना छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है अमझर गांव में क्या आ गया है? सुनापन आ गया है। कितना सिंपल सा आंसर है, आप एक बार पढ़ोगे तो फिर आपका याद हो जाएगा। आगे चलो, आगे क्या है देखो कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हजारों गांवों के उन लोगों को कहा गया है जिन्हें आधुनिकता और विकास के नाम पर अपना गांव छोड़ना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनको विकास के नाम पे अपने गांव को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट होना पड़ा है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। भारत की प्रगति तथा विकास के लिए उन्हें अपने घर, खेत, पैतृक जमीन इत्यादि छोड़नी पड़ी है। आधुनिक भारत में औद्योगिकीकरण की आंधी ने सिंगरौली के नवागांव क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को उनके घर को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसे ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहते हैं। मतलब अपना गाँव छोड़ना, अपना घर छोड़ना, अपना पैतृक जमीन को छोड़कर कहीं बाहर जाना, इसी को भारत के नए शरणार्थी कहा जाता है। एकदम सिंपल सा आंसर आप देख लो, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या है
कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। देखो भाई, प्रकृति के कारण पहले विस्थापन देखते हैं। पहला, प्रकृति के कारण विस्थापन तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया इत्यादि। विस्थापन माने होता है एक जगह से हटकर आपको दूसरे जगह जाना। मान के चलो कि आप जिस जगह पे रह रहे हो, यहाँ पर एकदम पूरी अच्छी तरीके से बाढ़ आ गई है, तो आप यहाँ पे रह पाओगे नहीं, तो आपको इस जगह से हटकर आपको सेफ जगह पे जाना पड़ेगा। आप हो सके वहाँ पे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रहोगे, लेकिन फिर आप वापस कभी ना कभी अपने घर पे आओगे, ये पक्का है। लेकिन अगर औद्योगिकरण के कारण अगर आपका विस्थापन हो रहा है, अगर विकास के कारण उद्योग के नाम पर अगर आपका विस्थापन हो रहा है, तो आप कभी भी उस जगह पर वापस नहीं आ पाओगे। प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है उसकी क्षतिपूर्ति कुछ समय बाद पूरी की जा सकती है। लोग प्रकृति आपदा के बाद पुनः अपने स्थान पर जा बसते हैं। सब कुछ नष्ट होने का दुख होता है, लेकिन अपनी जमीन से वे जुड़े रहते हैं। ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन वे अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। अगर औद्योगिकरण के कारण का बात करें, तो औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन मिलता है वह थोपा गया होता है, मानी ये थोप दिया गया आपके ऊपर। औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हुए लोग अपने गांव तथा घर कभी वापस नहीं आ पाते हैं, कभी भी अपने घर अपने गांव वापस नहीं आ पाएंगे। इससे मनुष्य अपनी पैतृक संपत्ति, धरोहर, खेत खलिहान, अपनी यादों तक को खो देता है। औद्योगिकरण के कारण विस्थापन हुए लोगों को उनका घर खेत वापस नहीं मिलता। बेघर होकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकने के लिए विवश होना पड़ता है। तो ये था औद्योगिकरण के कारण विस्थापन और प्रकृति के कारण विस्थापन। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है। तो देखो इसका उत्तर, यूरोप में लोग मानव तथा भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंतित है, जबकि इसके विरुद्ध भारत में लोग मानव तथा संस्कृति के मध्य समाप्त हो रहे संबंध के कारण चिंतित है। मतलब भारत भाई संस्कृति को लेकर ये ज्यादा मतलब फोकस्ड है, ठीक है, मनुष्य और संस्कृति। और जो यूरोप है ये मनुष्य और भूगोल के लेकर चिंतित है। अतः पर्यावरण रहेगी तभी भारत की संस्कृति रहेगी, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, यानी दुखद घटना क्या है। देखो इसका उत्तर क्या है, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत में भारत के विकास और प्रगति के लिए औद्योगिकरण को चुना है। उनका मानना था कि औद्योगिकरण को अपना कर भारत को पुनः अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। यह मात्र पश्चिमी देशों की नकल थी। हमने इस पद्धति को अपनाकर प्रकृति और संस्कृति से प्रेम भरा संबंध को नष्ट कर दिया। हम चाहते तो यह प्रयास कर सकते थे कि यह संबंध भी नष्ट नहीं होता और हम विकास और प्रगति को प्राप्त कर जाते। हमने अपनी क्षमताओं पर विश्वास ही नहीं किया और पश्चिमी देशों की नकल की। यही स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कि दुखद घटना है। माने भाई हमने जैसे कि देखा कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाया जा रहा है, तो हम लोगों ने भी अपने देश में फैक्ट्री वगैरह लगाया, जिससे क्या हुआ यहाँ पे कि भारत देश का जो यहाँ पर संस्कृति है, जो प्रकृति है, ये सब नष्ट हुआ। प्रदूषण वगैरह यहाँ पर हमें गिफ्ट में मिला। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर बोल सकते हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। तो देखो पर्यावरण का संकट पैदा करने में औद्योगिकरण का सबसे बड़ा योगदान है। औद्योगिकरण के कारण उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है। औद्योगिकरण से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। औद्योगिकरण से विकास तो हुआ है, लेकिन गिफ्ट के तौर पर हमें प्रदूषण भी मिला है। औद्योगिकरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि हो रहा है। कितना सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, ये तो अभी मैंने आपको बताया और आप आसानी से सब लिख सकते हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। तो इसका उत्तर है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में इसलिए चली जा रही थी क्योंकि लोमड़ी बेरोजगार थी। उसे पता चला था कि शेर के मुंह में रोजगार कार्यालय है जहां उसे नौकरी मिल सकती है, अथवा नौकरी की अर्जी जमा करने के लिए स्वेच्छा से शेर के मुंह में चली जा रही थी। अगला क्वेश्चन है कि कहानी में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतीक बताया है। तो कहानी में लेखक ने शेर को सत्ता का प्रतीक बताया है। यह सत्ता आम जनता को धोखा देकर तथा विभिन्न प्रकार के लालच देकर अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास करती है। ये हो जाएगा। आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है। तो देखो शेर के मुंह के भीतर जो भी जंगली जानवर एक बार चला जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वह पुनः लौटकर कभी नहीं आता। इसी प्रकार रोजगार के दफ्तर में लोग न जाने किस किस पद हेतु कितनी अर्जी जमा करते हैं, परंतु ये भी वापस नहीं आते, किसी को भी नौकरी प्राप्त नहीं होती। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। देखिए इसका आंसर है यदि लोगों को किसी बात पर विश्वास है तो उसे प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, बस विश्वास के सहारे ही वह खाई में गिरने को तैयार हो जाते हैं, मतलब विश्वास, ठीक है।
शेर के मुंह के बाहर रोजगार का दफ्तर देखते हुए भी लोग अनदेखा कर देता है। उन्हें बस इस बात पर विश्वास है कि शेर के मुंह में जाकर ही उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि शेर के मुंह पे जाने के बाद अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अतः वो ये प्रमाण को भी अनदेखा कर देता है। इस प्रकार विश्वास की डोर पकड़कर एक साथ अनेक लोग खाई में गिर जाते हैं। नेताओं द्वारा चुनाव जीतने से पहले आम जनता को विभिन्न प्रकार के लोभ दिए जाते हैं। उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वह उनका पूरा ख्याल रखेंगे। जनता उस झांसे को सच मान लेती है और अपना मत देकर उन्हें विजयी बना देती है। इस प्रकार ये विश्वास में वे अपना शोषण करवाती है और गलत उम्मीदवार को चुन लेती है। उम्मीदवार भी अंत तक उन्हें विश्वास के धोखे में रखता है और उनका जमकर शोषण करता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजा ने जनता को हुक्म क्यों दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। तो इसका पहला है कि राजा ने जनता को हुक्म इसलिए दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें ताकि राजा अपने मनमाने ढंग से जनता से काम करवा सके। ठीक है, मनमाने ढंग से काम करवा सके। राजा ने जनता को आंख बंद करने के लिए इसलिए कहा ताकि राजा आसानी से जनता के ऊपर अत्याचार और शोषण कर सके। राजा को लगा कि जनता में शांति बनाए रखने के लिए आंख बंद करवाना ही उचित है। राजा ने आंख इसलिए भी बंद करवाई ताकि एक दूसरे को लोग न देखे, सीधा काम पे ध्यान लगाएं। तो ये चीज हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हो आप यहाँ पे कि आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। तो आंखें बंद रखने से लोगों ने लंबे समय तक अपना शोषण करवाया। उन्होंने आंखें बंद करके राजा को उनका शोषण करने की पूरी आज़ादी दे दी। उत्पादन क्षमता का विकास हुआ। आंखें खोलकर देखने में उन्हें समझ में आया कि वह अभी तक क्या कर रहे थे। जिस विकास प्रगति के नाम पर वे ठगे जा रहे थे, आंखें खोलने पर उन्हें पता चला कि इसका लाभ तो केवल राजा ही उठा रहा था। मतलब आंखों पे इन लोगों का पट्टी बंधवा दिया और राजा यहाँ पर इन लोगों के ऊपर पूरा शोषण वगैरह करने लगा। ठीक है, आगे चलो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि राजा ने कौन कौन से हुक्म निकाले, सूची बनाइए और उनके निहारते लिखिए। पहला कि प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले। प्रजा अपनी आंखें बंद कर ले ताकि राजा उसके ऊपर बिना दबाव के अत्याचार और शोषण कर सके। प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले। प्रजा अपने कानों में पिघला शीशा डलवा ले जिससे लोग राजा के विरुद्ध सुन ही नहीं पाएंगे तो वह उसका विरोध कैसे करेंगे। राजा के विरुद्ध ना कुछ सुन पाएंगे तो उसका विरोध भी कैसे करेंगे। ये चीज हो गया। कोई मतलब यहाँ फिर अगला कि अपने मुंह को सिलवा ले। प्रजा अपने मुंह को सिलवा ले जिससे वह राजा के खिलाफ कभी भी बोल ना पाए। तो यहाँ पर ये सब चीज है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। तो जनता राजा की स्थिति की ओर से आंखें बंद कर ले तो उसका राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राजा तानाशाही हो जाएगा। राजा जनता के ऊपर केवल अत्याचार और शोषण करेंगे। इससे राज्य का विकास नहीं होगा, केवल राजा को ही लाभ होगा। वे राजा की आज्ञा के गुलाम बनकर रह जाएंगे। चारों तरफ भूखमरी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ये सब चीज होगा। अगर आंख बंद के रखता है तो भाई राजा कुछ भी करेगा। यहाँ पर भी देखो ना, अगर हम आंख बंद के रखेंगे तो जो भी हमारा सरकार बनेगा वह हम पे बहुत शासन करेगा, शोषण करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि खैराती, रामू और छिद्दू ने जब आंखें खोली तो उन्हें सामने राजा ही क्यों दिखाई दिया। इतने समय तक राजा के कहने पर अंधे, गूंगे तथा बहरे बनने से प्रजा ने अपना अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। अब वे राजा की कठपुतली थे। यदि वे अपनी मर्जी से देखना भी चाहते थे तो उनके पास अब कुछ शेष नहीं था। वे अपनी पहचान खो चुके थे। अतः राजा के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। राजा उनकी पहचान बन जाता है। बस उसके आदेश का पालन करना है, उनके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। अतः जब वे आंखें खोलकर देखने का प्रयास करते हैं तो वह मात्र राजा ही दिखाई देते हैं, यानी चारों तरफ राजा ही राजा बस जाते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन कि मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या किया और उसका क्या परिणाम निकला। देखो इसका उत्तर, मिल मालिक ने मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए पहले मोटी तनख्वाह पर वैज्ञानिक रखते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि आदमी के 4 हाथ नहीं हो सकते। दूसरी बार उसने कुछ कटे हुए हाथ मजदूरों को फिट करवाने चाहे पर ऐसा भी संभव नहीं हुआ। अब उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ फिट करवा दिए। फिर मजदूरों का क्या करता है, उसमें लकड़ी का हाथ फिट करवा देता है। लकड़ी के हाथों से मजदूर काम करने में असमर्थ थे। अंततः उसने मजदूरों के लोहे के हाथ फिट करवा दिए जिससे मजदूर मर गए और जिससे मिल का उत्पादन बाधित हो गया। पहले काठ का हाथ लगा देता है तो जब उस पर भी नहीं होता है, मतलब लकड़ी का लगा देता है तब जो उस पर भी नहीं होता है, फिर उसमें लोहे का हाथ लगा देता है तो उसमें भी नहीं होता, फिर
धीरे धीरे मर जाते हैं। मजदूर क्या होते हैं, मर जाते हैं, और जिससे इसका उत्पादन भी क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि 4 हाथ न लग पाने पर मिल मालिक की समझ में क्या बात आई। तो 4 हाथ न मिल पाने पर मिल मालिक की समझ में आई कि यह प्रयास व्यर्थ है। इससे अच्छा है कि मजदूरों की मजदूरी कम करे के और नए मजदूर को रखा जाए, जिससे काम में तेजी हो। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये बेकार है, बल्कि क्या करा जाए, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर रखा जाए और वेतन क्या करा जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए। इसके बाद देखो हमारा जो अगला जो यहाँ पर है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को क्या बताया। मतलब यहाँ पर हाथी और किसान क्या करते हैं, मतलब पार्टनरशिप पे खेती करते हैं। तो हाथी बोलते हैं कि पार्टनरशिप पे अगर खेती करोगे तो मैं तुम्हारे खेत का रक्षा भी करूँगा, फिर जब फसल हो जाएगा तो आधा आधा बांट लेंगे, तो जब खेत का रक्षा होगा यहाँ पर तो कोई छोटे छोटे जानवर भी नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि साझे की खेती के बारे में हाथी ने किसान को बताया कि वह उसके खेतों की रक्षा करेगा, बाद में दोनों फसल को आधा आधा बांट लेंगे। उसने बताया कि उसके साथ साझा खेती करने का यह फायदा होगा कि जंगल के छोटे जानवरों से उसका खेत सुरक्षित रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलो अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाथी ने खेती की रखवाली के लिए क्या घोषणा की। तो हाथी ने खेती की रखवाली के लिए जंगल में यह घोषणा की कि किसान की खेती में उसका भी साझा है। किसी भी जानवर ने उसकी यह घोषणा की अनदेखी की तो उसके लिए यह उचित नहीं होगा। मतलब पूरे जंगल में जाके बोल देते हैं कि हम और किसान मिलकर खेती कर रहे हैं, अगर कोई नौटंकी किया तो फिर उसका राम नाम सत्य तय है। आधी आधी फसल हाथी ने किस तरह बांटी। तो देखो हाथी ने आधी आधी फसल किस प्रकार से बांटी है। तो हाथी ने किसान को कहा कि हम मिलकर खाएंगे। साझे का अर्थ यह नहीं है कि वह फसल को आधा आधा बांट ले, साझे का अर्थ है कि दोनों एक गन्ने को मिलकर खाएंगे। किसान ने विवश होकर हाथी के साथ गन्ना खाना आरंभ किया। एक साइड किसान खा रहा था तो दूसरे साइड हाथी। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब लोग फसल को बांटते नहीं, हाथी बोलते नहीं फसल बांटेंगे नहीं। साझा मतलब होता है कि एक गन्ना जो है एक साइड में तुम खाओ, एक साइड में मैं खाऊंगा, तो दोनों एक एक साइड में खाने लगे। हाथी ने गन्ने को एकाक अपनी ओर खींचा तो किसान हाथी के मुंह की ओर जाने लगा। उसने आखिरकार गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने किसान द्वारा गन्ना छोड़ते ही गन्ने को पूरा खा लिया। तो कुछ इस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया। तो देखो भाई जो हमारा गद्य खंड था इसका मैंने कंप्लीट आपको क्वेश्चंस करा दिया, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।